हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज हम 27 दिसंबर 2025 की सैटरडे की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करने वाले। जैसे हमारा ये डेली द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस का सेशन रहता है, इसमें हम जो करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहती हैं उनको हम अच्छे से कवर करते हैं। इसमें हमारे जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं पॉलिटी आई है, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, इसके साथ ही जियोग्राफी भी हमारा एक मेजर सब्जेक्ट है। तो उनको हम अच्छे से कवर करते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा ये आज का सेशन। हमने कल आपको दिया था क्वेश्चन ऑफ द डे। अकॉर्डिंग टू रिसेंट ट्रेड डेटा, विच ग्रुप ऑफ स्टेट्स टुगेदर अकाउंट फॉर नियरली 70% ऑफ इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट्स, हाईलाइटिंग अ ग्रोइंग रीजनल कंसंट्रेशन। यानी कि कौन सी ऐसी ग्रुप ऑफ स्टेट्स हैं जिनको अभी ट्रेड डेटा में 70% के करीब एक्सपोर्ट का भागीदार बताया गया है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश। तो ये जो हमारी स्टेट्स हैं पांच, ऐसा कहा जा रहा है ट्रेड डेटा के अकॉर्डिंग इन पांच स्टेट्स के करीब, इन पांच स्टेट्स में से ही 70% तक जो भारत का एक्सपोर्ट किया गया था उनका योगदान है। तो शुरू करते हैं हमारा आज की न्यूज। फर्स्ट न्यूज क्या आ रही है? UIDAI जो एक्सपैंड फुल सर्विस आधार सेंटर्स टू 473 बाय सितंबर, CEO। तो दोस्तों यहाँ पर सितंबर 2026 की बात की जा रही है, ठीक है। तो क्या कहा गया है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा कहा गया कि वो नंबर ऑफ फुल फ्लैज आधार इनरोलमेंट एंड अपडेट सेंटर्स को एक तरह से इंक्रीज करेगी। यानी कि 473 जो होंगे वो अभी यानी कि अभी से लेकर सितंबर 2026 तक जो वो बना दिए जाएंगे इतने सेंटर्स। तो अब देखिए इसमें जो है, वाइल्ड चिल्ड्रन कैन बी इनरोल्ड फॉर आधार एट पोस्ट ऑफिस, अडल्ट इनरोल्ड हैव फ्यूअर प्लेसेस टू गो। यानी कि ये कहते हैं जैसे कि बच्चों को पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ता है आधार को इनरोल करवाने के लिए, इसके अलावा और लोग भी बहुत सारे ऑफिस में उनको जाना पड़ता है अगर किसी ने अपना जो आधार है उसको इनरोल कराना है। तो ऐसी सुविधा इसको आसान करने के लिए इन्होंने कहा है कि हम अलग अलग पूरे इंडिया में सेंटर ओपन कर देंगे। तो इसी तरह जो ये लक्ष्य रखा गया सितंबर 2026 तक है, इन केंद्रों का जो संचालन होगा यानी कि इसको जो कंट्रोल किया जाएगा सीधा UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ही होगा पूरा कंट्रोल, ताकि जो नागरिक है उनको उच्च गुणवत्ता वाली जो सेवाएं हैं वो घर यानी कि आसानी से उपलब्ध हो सके। आधार सेवा केंद्र क्या होते हैं? जहां पर आम लोग जो होते हैं वो कुछ सेवाएं ले सकते हैं। यानी कि आम जनता की यहाँ पर बात की जा रही, जनता की खैर कोई भी जा सकता है वहां पर जिन्होंने अपना आधार का काम करवाना है। तो उनके लिए क्या क्या हो सकता है वहां पर? एनरोलमेंट, यानी कि अगर किसी ने नया आधार कार्ड बनवाना है तो वो वहां पर इनरोलमेंट कर सकता है। इसके अलावा बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकी जानकारी, जिसमें क्या होता है नाम, पता और इन सभी में जो अपडेट किया जाता है। यानी कि आप लोग अभी जाते होंगे जो सेवा केंद्र बने होते हैं भारत में, उसमें मोस्टली जाया जाता है इन सभी काम के लिए। लेकिन अब क्या है, अगर ऐसे आधार सेंटर ओपन हो जाएंगे तो वहां पर ही आप जो अपने अपडेट करा सकते हैं, अपनी जो करेक्शन वगैरह जो कुछ भी करवाना है वही उसी सेंटर में से हो जाएगा। इसके अलावा त्रुटि सुधार, शिकायत निवारण और स्थिति ट्रैकिंग, यानी कि अगर आपने किसी कंप्लेंट भी करनी है आधार कार्ड के जरिए आपकी कंप्लेंट भी हो जाएगी। इसका उद्देश्य क्या होता है कि आसान, इसके साथ भरोसेमंद, नागरिक मुखी आधार सेवाएं जो है वो लोगों को दी जाए। अब नए केंद्र ये जो है ये कहाँ पर स्थापित किए जाएंगे, अब सवाल ये उठ रहा है। तो UIDAI ने, यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो उन्होंने अभी क्या कहा है कि मंगलुरु यानी कि दक्षिण कन्नड़ा जो है कर्नाटक में एक नया आधार सेंटर खोला है। ये जो केंद्र है मॉडल C श्रेणी का है। यानी कि इसमें भी अलग अलग मॉडल रहते हैं। इसमें मॉडल C श्रेणी का जिसमें 4 मशीन यानी कि 4 जो ऑपरेशन किट्स होती हैं वो अवेलेबल है यहाँ पर, ठीक है, इसी सेंटर में, जो कि आधार सेवाओं को और ज्यादा आसान बनाती है। इसके अलावा कर्नाटक में 22 और केंद्र जो है वो खोले जाने की बात कही जा रही है, योजना बनाई गई है। कुल मिलाकर जो 473 आधार सेवा केंद्र रहेंगे वो पूरे भारत की बात हो रही है कि 2026 तक इसका टारगेट रखा गया है कि 2026 तक टोटल जो है 473 आधार केंद्र ओपन कर दिए जाएंगे। उद्देश्य क्या है वही बताया हमने कि इससे क्या होगा,
कि आसान सुविधाएं मिल जाएंगी, यानी कि लोगों को क्या अपने रहने जहां पर वे रहते हैं उसके नजदीक हो सकता है कोई सेंटर ओपन हो जाए तो नजदीकी से वो अपना कोई भी करेक्शन करवा सकते हैं। इसमें उनको अब हर जगह जाने की जरूरत नहीं है। यानी कि अगर आप देखें आधार में अगर थोड़ी सी भी कोई हमें मिस्टेक को सही करेक्शन करवाना होता है तो बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है, कई बार किसी ऑफिस में जाना पड़ता है, कहाँ पर मतलब वहां पर बहुत सारे लोग जो हैं वो और भी काम कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आधार के लेकर ही बैठे रहते होते हैं। तो इसी तरह जो आधार सुविधाएं हैं वो आसानी से और जल्द उपलब्ध हो जाए लोगों को, इसी वजह से ये सेंटर ओपन किए जा रहे हैं। इसी तरह जो यानी कि यहाँ पर जो स्टाफ वगैरह होगा सेंटर में वो भी आधार सेंटर में वो पर्टिकुलर सिर्फ आधार का ही काम करेंगे। तो इसी तरह इसमें क्या होगा कि अब जो है काम जो है आधार को लेकर वो जल्दी होने की भी संभावना है अगर किसी ने कोई भी इसको लेकर अपडेट करवानी है। तो अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। न्यूज क्या आ रही है, इन्वेजिव मॉस्किटो स्पीशीज थ्रेटन्स इंडियाज 2030 मलेरिया एलिमिनेशन गोल। यानी कि जो मच्छरों की आक्रामक जो प्रजातियां हैं लगातार बढ़ती जा रही है, वो भारत के लिए 2030 तक क्या टारगेट रखा है भारत ने कि मलेरिया को पूरी तरह से खत्म कर देना, यानी कि उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। उसके लिए ये खतरे हो सकती हैं इन्वेजिव मॉस्किटो स्पीशीज, यानी कि जो आक्रामक प्रजातियां हैं। तो भारत सरकार और जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ है उनके द्वारा जो 2030 तक टारगेट रखा गया है हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा कंप्लीट एलिमिनेशन मलेरिया का, तो इस लक्ष्य के लिए देश ने मलेरिया के मामले और मौतों में जो भारी कमी दर्ज की है, यानी कि मलेरिया के बहुत सारे जो मामले हैं वो कम हुए हैं। इसमें जो मौत हो रही थी मलेरिया की वजह से उसमें भी गिरावट आई है, लेकिन नए खतरे भी सामने आएंगे जैसे कि मच्छरों की जो अलग अलग प्रजातियां हैं, आक्रामक प्रजातियां, यानी कि जो एक तरह से इन्वेजिव मॉस्किटो होते हैं उनका लगातार फैलना जो कि पारंपरिक नियंत्रण उपायों से भी बच सकते हैं। इसी तरह बीमारी फैलाने की क्षमता को भी बदल सकते हैं। तो इसी तरह इन प्रजातियों की बात की जा रही है। इंडियाज मलेरिया केसेस फेल फ्रॉम 11.7 लाख इन 2015 टू अबाउट 2.27 लाख इन 2024, यानी कि करीब 11 लाख मामले थे लगभग जो 2015 में थे मलेरिया के, अब उनसे कम होकर जो देखे गए 2-2.5 लाख मामले जब वो भारत में 2024 में दर्ज किए गए थे। हालांकि अभी भी जो ऐसे मामले कम होने की संभावना है। इसके अलावा भारत की अगर हम प्रगति देखें तो मलेरिया हमने देखा लगभग अगर हम इसका परसेंटेज निकालें तो 80 से 85% तक इसमें कमी आई है मलेरिया के केसेस में। 92% जिलों में 1 से कम है जो कि प्री उन्मूलन चरण को दर्शाता है। इसके अलावा मलेरिया अब कुछ छोटे क्षेत्र जिसमें मिजोरम, त्रिपुरा, उसमें मतलब ऐसे एरिया जो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है वहीं पर ही सीमित रह सकता है। तो ऐसी रिपोर्ट पेश की जा रही है। इसके अलावा मच्छरों की जो आक्रामक प्रजाति हैं वो इतनी ज्यादा चिंता का विषय क्यों बनी हुई हैं, तो सबसे पहले तो ये है कि लगभग यहाँ पर 14 प्रमुख ऐसी प्रजातियां हैं जो विशेष रूप से चिंतित है, यानी कि 14 प्रजातियां ऐसी खोज की गई है जो मलेरिया के ये जो टारगेट है उसको बाधा पहुंचा सकती हैं। इसके लिए बीमारियां ये क्या करती है, बीमारियां फैलाती जैसे कि डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी इंसेफेलाइटिस। केवल मलेरिया ही नहीं बल्कि ऐसी बीमारियां भी होती हैं इनसे, ठीक है। इसके अलावा शहरीकरण, जलवायु परिवर्तन जो है पर्यावरणीय बदलाव के कारण भी जिसमें जैसे पिछले समय में ना देखे गए इलाकों में भी जो लगातार मच्छरों का फैलना वो बढ़ता जा रहा है, यानी कि ऐसे मामलों ऐसे जगह पर भी मच्छर देखे जा रहे हैं जहां पर कभी मच्छर ऐसे मतलब कभी ऐसे एरियाज में मच्छर नहीं थे, वहां पर भी कुछ प्रजातियां जो है पारंपरिक नियंत्रण विधि जिसमें कीटनाशक, फॉगिंग, इनका प्रतिरोध विकसित कर सकती हैं। इसके अलावा यहाँ पर अब देखिए जो एनोफ्लीज स्टेफेंसी है उनको अभी जो है एक तरह से रिकॉग्नाइज किया गया इन्वेसिव थ्रेट के लिए ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू थ्राइव इन अर्बन इन्वायरमेंट्स, यानी कि अगर हम शहरी इन्वायरमेंट की बात करें, शहरी पर्यावरण, तो वहां पर ये एनोफ्लीज स्टेफेंसी है जो इसको दर्ज किया गया, ये एक इन्वेसिव प्रजाति है। इसके अलावा दैट ब्रीड इन आर्टिफिशियल कंटेनर्स, टैंक्स, टायर्स, यानी कि ये कहाँ पर ब्रीड करती हैं, अपनी टैंक्स में जो टायर्स वगैरह होते हैं ऐसे कंटेनर्स में, एंड एफिशिएंटली ट्रांसमिट द प्लाज्मोडियम फाल्की पैरम एंड पीवेविक्स पैरासाइट्स चैलेंजिंग
current malaria control efforts worldwide. In India, urban transmission presents unique challenges related to container breeding. इसके अलावा कंस्ट्रक्शन साइट्स पर इनफॉर्मल सेटिंग, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, फ्रेगमेंटेड हेल्थ केयर डिलीवरी, इसके अलावा नेसेसिटिंग सिटी स्पेसिफिक वेक्टर कंट्रोल एंड सर्विलियंस स्ट्रेटेजीज जो होती हैं, इन सभी, यानी कि इसके लिए हालांकि बहुत सारे कदम भी उठाए जा रहे हैं। मच्छरों की जो लगातार परिस्थिति है वो बदलती जा रही, इसका मतलब क्या कि और ज्यादा इलाकों में फैल सकते हैं, जिससे नियंत्रण इनका कठिन हो सकता है और मलेरिया के साथ जितनी भी और बीमारियां, उनका खतरा भी बढ़ता हुआ नजर आ सकता है ऐसे मामलों में। इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या कहता है और भारत की रणनीति क्या है मच्छरों को लेकर, तो WHO के साथ मिलकर भारत ने नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन 2016 से लेकर 2030 तक और नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान जैसी योजनाएं बनाई गई हैं। 2027 तक देश में जो स्थानीय मलेरिया के मामले यानी कि जो रीजनल एरियाज है उसमें जो है ऐसे यानी कि मलेरिया को पूरी तरह से, मतलब उसके जितने भी केसेस उसको खत्म करना, ये टारगेट है। 2030 तक जो पूरी तरह से मलेरिया को खत्म कर देना एक टारगेट रखा गया, लेकिन अभी फिर भी इसमें इन्वेसिव जो खतरनाक प्रजाति है वो उत्पन्न हो रही है, जिसमें एनोफिलीज स्टेफेंसी जो है ये काफी ज्यादा इन्वेसिव प्रजाति के रूप में देखा गया। इसके अलावा इन रणनीतियों में शामिल क्या होगा, ये जो WHO और इंडिया के द्वारा बनाई गई है तेज परीक्षण और इलाज यानी कि टेस्ट, ट्रीट एंड ट्रैक। इसके अलावा इंसेक्टिसाइड जो ट्रीटेड नोड्स होंगे, इसके अलावा अंदरूनी स्प्रे नियंत्रण रहेगा, समाज में जो जागरूकता है उसको फैलाना, निगरानी का विस्तार करना। तो ये जो अभी देखी गई हैं, ये जो जितनी भी नई इन्वेसिव प्रजातियां रहेंगी ये मतलब ये जल्दी फैल सकती है। इसके अलावा जो पुराने तरीके उनसे बच सकती हैं, जो भी यानी कि मच्छरों को खत्म करने के लिए जितने भी तरीके अपनाए जाते हैं। इसके अलावा संभव समाधान क्या रह सकते हैं इनके लिए, तो वेक्टर यानी कि बेहतर वेक्टर यानी कि मच्छर सर्विलांस और निगरानी, अधिक प्रजातियों की पहचान और व्यवहार का अध्ययन करना, यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो प्रजातियां हैं सबसे पहले उनकी पहचान की जाए, ये कौन सी प्रजाति है, फिर उनको यानी कि उनके खत्म करने के लिए या फिर उनका मुकाबला करने के लिए कुछ ऐसे समाधान जो है बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा उनके व्यवहार के बारे में भी देखा जाए कि उनका जो व्यवहार है वो किस प्रकार का है। इसके साथ ही नवीन नियंत्रण तकनीक जिसमें वॉल बैक्टीरिया आधारित जो मच्छर नियंत्रण है, इसके अलावा और जैव तकनीकी उपाय हैं। लोकल स्तर पर शिक्षा नियंत्रण कार्यक्रम जो है उनका सुदृढ़ीकरण करना, यानी कि लोकल लेवल पर जो है जो शिक्षा, इसके साथ ही यानी कि लोगों को शिक्षा दी जाए, नियंत्रण कार्यक्रम तैयार किए जाए, यानी कि ऐसे कार्यक्रम करवाए जाए जिससे लोगों को भी पता चल सके कि कौन सी जो प्रजाति है मच्छरों की वो काफी ज्यादा खतरनाक है या फिर किस प्रकार उनसे बचा जा सकता है। इससे क्या होगा, लोगों में जागरूकता फैलेगी। तो इसी तरह बेहतर निगरानी रखनी होगी, वैज्ञानिक अनुसंधान, स्वास्थ्य समुदाय भागीदारी, इन सभी के लिए जरूरी है ताकि भारत का जो मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य है उसको सुरक्षित रखा जा सके और इसके साथ ही उसमें सफलता मिले। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज, ये है हमारा एडिटोरियल। हमारा एडिटोरियल क्या कहता है, हेल्थ केयर डज नॉट नीड PPP रूट, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है ऐसे रूट की जरूरत नहीं है स्वास्थ्य सेवा को, यानी कि यहाँ पर आलोचना की जा रही है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल की, ठीक है, ऐसे रूट की जरूरत नहीं है। तो इस पूरे एडिटोरियल में क्या कहा गया है, तो देखिए सबसे पहले ये जो एडिटोरियल है ये कन्नूरू सुजाता राव के द्वारा लिखा गया, जो कि भारत सरकार की पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव जो है वो रह चुकी हैं। इसके साथ ही इस पूरे एडिटोरियल में क्या कहा उन्होंने, जो अभी आंध्र प्रदेश में हम देखते हैं, जो आंध्र प्रदेश की जो सरकार है वहां पर स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा के विस्तार को लेकर बहस चल रही है। 3 साल पहले वहां पर YS जगनमोहन रेड्डी सरकार ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों की संख्या जो बढ़ाकर, यानी कि पहले एक तरह से 11 से बढ़ाकर 17 कर दी गई है, यानी कि संख्या पहले 11 थी उसके बाद 17 की, जिसमें निजी क्षेत्र में 19 है। यानी कि प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में वहां पर जो स्वास्थ्य कॉलेज है 19 है। इसके अलावा पहले 11 थे, अब कर दिया गया है 17। इसके अलावा अब जो N. चंद्रबाबू नायडू की सरकार है उसने 10 और कॉलेज
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर योजना मतलब बनाने की उन्होंने घोषणा कर दी है कि 10 नए कॉलेज स्थापित कर दिए जाएंगे, जिससे कुल सीटें कितनी होगी, 6500 से भी अधिक हो जाएंगी, जो पूरी सीट्स होती है कॉलेजेस में। पिछली सरकार ने इन कॉलेजों के लिए 835 एकड़ जो थे जमीन जो है भूमि यानी कि अधिग्रहण की थी। और हर एक कॉलेज की लागत अगर हम देखें तो 450 करोड़ रुपए की लागत थी हर कॉलेज की, अगर देखा जाए पिछले कॉलेज जितने भी स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा कुल जो है 4500 करोड़ की इनकी जो हुई थी लागत। इसके अलावा फंडिंग देखें तो फंडिंग जो है नाबार्ड और जो सरकारी योजनाएं उनके द्वारा की जानी थी इनकी फंडिंग। इसके साथ ही हर एक कॉलेज में 150 सीटें, 650 बेड वाला अस्पताल भी जुड़ा होता। राज्यसभा के लिए 3 सत्रीय जो फीस संरचना प्रस्तावित थी, यानी कि 3 लेवल अलग अलग फीस के जो है वो तैयार किए गए थे, यानी कि पहले एक जगह फीस, फिर दूसरी, फिर तीसरी। इससे क्या होगा, सरकार को जो है वो राजस्व मिलता इससे। इसके अलावा 50% सीटें 15,000 रुपए सालाना, 35% पर 12 लाख और 15% NRI के लिए 20 लाख रुपए फीस थी। इसमें 5वें साल तक 55 करोड़ की रिकवरी संभव थी। साथ ही पोस्ट ग्रेजुएट सीटें भी इन कॉलेजेस में शामिल थी। तो ये इन्होंने थोड़ा बताया है कि कैसे, यानी कि जो यहाँ पर एक तरह से सीट्स की बात करें, इसके अलावा अगर हम कॉलेजेस की बात करें तो उनको कैसे यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलेजेस ये इंक्रीज किए गए थे। इसके अलावा अब जो नई सरकार है उसने KPMG से, यानी कि PPP मॉडल जो है यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के आधार पर जो है रिपोर्ट बनवाई। इस मॉडल में भूमि, जिला अस्पताल जो है 33+33 यानी कि 33+33 पर साल, यानी कि समय पर साल की लीज पर, यानी कि 100 रुपए प्रति एकड़, यानी कि हर एकड़ पर 100 रुपए मिलने थे। तो 33 साल के लिए लीज पर। इसके अलावा 25% वायबिलिटी गैप फंडिंग। आयुष्मान भारत के तहत भी एम्पैनलमेंट जो है 70% बेड एक्यूपेंसी गारंटी जो दी गई। इसके अलावा बेड एक्यूपेंसी जो गारंटी थी, बदले में क्या था, जो इन्वेस्टर्स था उसको 2 साल में इस काम को पूरा करना था। हाँ, सभी आउट पेशेंट जो थे उनको फ्री, और 70% जो इन पेशेंट थे वो बेड सरकारी रेफरल मरीजों के लिए फ्री रखना था, यानी कि आयुष्मान भारत पर। बच्चे जो 30% है वो बेड पर कमर्शियल रेट उन पर लागू होगा। यानी कि ऐसी टारगेट रखा गया था, एक तरह से ऐसी योजना बनाई गई है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत। इसी नीति पर विरोध हो रहा है, इसे प्राइवेटाइजेशन कहा जा रहा है, क्योंकि इससे गरीब और जो मध्यम वर्ग के छात्र हैं उनकी पढ़ाई, नौकरियों में संभावनाएं खत्म हो सकती हैं, प्रभावित होगी। इसके साथ ही जो मुफ्त सेवाएं रहेंगी वो भी महंगी हो सकती हैं, क्योंकि अब जो लोगों को पता है कि अब एक, मान लीजिए एक हॉस्पिटल है, पहले वो गवर्नमेंट है, हम यहाँ पर बात करते हैं हॉस्पिटल की, पहले वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, मतलब सरकार के द्वारा सभी लोगों के हितों को ध्यान में रखकर सरकार ने उसके रेट तय किए, उसके चार्जेस तय किए हर एक इलाज के लिए, हर एक चीज के लिए। लेकिन अब क्या है, अब उसको किसी कंपनी को दे दिया गया, यानी कि उसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। तो इसमें क्या रहेगा, अब उस कंपनी को सिर्फ अपने हितों को ध्यान में रखकर उसके रेट चाहे बढ़ा दे चाहे कम कर दे, कैसे भी करे। तो अब इससे क्या होगा, जो वहां पर लोग अपनी जो सेवाएं लेते हैं प्रभावित वही होंगे। तो बिल्कुल यही सिचुएशन बनी हुई है अभी आंध्र प्रदेश में। इसके साथ ही अगर उन्होंने क्या यहाँ पर तर्क क्या दिया जाता है लेखिका के द्वारा कि स्वास्थ्य सेवा को इस मॉडल की आवश्यकता आखिर क्यों नहीं है। तो लेखिका क्या कहती है कि अनुबंधों में असमान जोखिम रहता है और काफी सारे दोष जो है वो सामने आते हैं। कैसे, समझ लेते हैं इसको। निवेशक यानी कि इन्वेस्टर जो होते हैं उच्च दायित्व पर, यानी कि जैसे कि 70% जो है बेड फ्री मिलेंगे, सभी आउट पेशेंट जो होंगे वो फ्री होंगे, और भुगतान में देरी का जोखिम होने से सिस्टम को धोखा दे सकते हैं। छिपी कैपिटेशन फीस वसूलना, इसके अलावा अपूर्ण फैकल्टी रखना, देखभाल की गुणवत्ता को कम करना या मांग कम का बहाना बनाकर बेड को खाली कराना, तो ये सब समस्याएं सामने आ सकती है। सरकार का उपाय केवल अदालत है, जो कि वर्षों तक मतलब ऐसे केसेस में वर्षों लग जाते हैं। इसके अलावा जिला अस्पताल जो होंगे, वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रहेंगे उनको 66 के लिए लीज पर प्राथमिकता देना। इसके अलावा जो मिडिल क्लास के लोग हैं, और इसके अलावा तृतीय देखभाल के लिए एकीकरण को जोड़ता है, इस एकीकरण को तोड़ दिया जाएगा।
पुरानी बीमारी का प्रबंधन रोगी के लिए ये एकीकरण बहुत जरूरी है, यानी कि अगर किसी ने पुरानी बीमारी का इलाज करवाना है तो उन सभी के लिए ये यूनिटी होनी आवश्यक है। इसके अलावा मजबूत प्राथमिक देखभाल से 30% जो अस्पताल प्रवेश है वो रोके जा सकते हैं। इसके अलावा प्रौद्योगिकी से क्या होगा, जो दिन की सर्जरी है वो लगातार बढ़ रही है और इसलिए हर जगह 650 बेड जो है वो अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में जो पुरानी कम फंडिंग है उससे बुनियादी ढांचा विकसित हो रहा है, बुनियादी ढांचा विकसित नहीं, बुनियादी ढांचे में कमी हो रही है। और इसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो एक्सपर्ट्स की जो यानी कि एक तरह सीट्स हैं, हम अगर सीट्स की बात करें तो सीट्स भी खाली होती नजर आ रही हैं। इसके अलावा फीस इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि छात्र इस स्वास्थ्य एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पा रहे, निजी क्षेत्र या फिर शहरों में चले जाते हैं। ग्रामीण सार्वजनिक डॉक्टरों की कमी लगातार बढ़ती जा रही। सरकार को सब्सिडी देकर ग्रामीण कार्यबल को बढ़ाना चाहिए और सीट बेचने की बजाय, यानी कि वो लगातार सरकार क्या कर रही है, सीट बेचना चाहती है। इसमें हमने देखा था ना कि अगर आपने 25% अगर मतलब जो व्यक्ति उनको कितनी फीस देनी पड़ेगी, 50% को कितनी, यहाँ पर 50% ऑफ टोटल सीट्स फॉर 15,000 रहेगा और 35% के लिए 12 लाख और 15% के लिए यहाँ पर 20 लाख जो है वो फीस रहेगी भारतीयों के लिए। तो ऐसे में क्या है कि सरकार एक तरह से सीट को बेचे जा रही है। इसके अलावा भारत जो आंध्र प्रदेश है उसमें कानून अनुबंध लागू करने की क्षमता नहीं है, इतनी मजबूत क्षमता नहीं है। इसके साथ ही टीडीपी जो प्रशासन था, पिछली जो सरकार थी, उसमें प्राथमिक देखभाल के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट थे उससे काफी ज्यादा अराजकता बढ़ती गई। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट भी लागू नहीं हो पाए उस समय पर, जो क्लिनिक जो थे एस्टेब्लिशमेंट करने थे। इसके अलावा गरीबों को प्रभावित करने वाले जो क्षेत्र है उसमें बिना किसी मजबूत राज्य के जो प्राइवेटाइजेशन है उसका जोखिम देखा जा रहा है कि लगातार ऐसे क्षेत्रों को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है जिससे आम जनता को फायदा होता है। इसके अलावा साक्ष्य आधारित योजना की जरूरत है। बीमारी बोझ जनसंख्यिकी प्रौद्योगिकी में तेज बदलाव से विस्तार से पहले गहन मूल्यांकन जो है काफी जरूरी है। बिना फैकल्टी के अंधाधुंध कॉलेज विस्तार से कई बंद हो सकते हैं, जैसे कि आईटी बूम के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज लगातार जो है वो बंद होते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही गुणवत्ता शिक्षा समान पहुंच ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी, अगर हम बात करें युवा जनरेशन, उसको स्वास्थ्य क्षेत्र में भी गुणवत्ता एजुकेशन ज्यादा जरूरी है, यानी कि गुणवत्ता शिक्षा मिलनी चाहिए। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, तो वित्तीय तंगी के बहाने यानी कि ये कहा जाए ना कि अभी भारत सरकार के पास जो है वो फंडिंग नहीं है, यानी कि पीपीपी मॉडल को अपनाना, वित्तीय फाइनेंशियली क्राइसिस कहकर कि हमारे पास इतनी ज्यादा पैसा नहीं है या हमारे पास इतना अफोर्ड करने की फंडिंग नहीं है, तो इसी चीज को फिर गवर्नमेंट जो वो पीपीपी मॉडल को अपनाती हुई नजर आ रही है हर जगह पर, क्योंकि पूंजी जो है अन्य स्रोतों से भी जुटाई जा सकती है। ये जो पीपीपी मॉडल है ये सार्वजनिक प्रणाली को विखंडित करता है, यानी कि जो सार्वजनिक प्रणाली है उसको ये खत्म करता है एक तरह से। ये जो है सार्वजनिक प्रणाली को विखंडित करके जो विकास उसको भी नुकसान पहुंचाता है और कल्याण वितरण के मॉडल के रूप में विश्वास नहीं जगाता है। बेहतर है कि सार्वजनिक निवेश को बढ़ाया जाए और गुणवत्ता समानता पर फोकस किया जाए, यानी कि इसको प्राइवेटाइजेशन के करने के बजाय इस जो है गुणवत्ता पर, यानी कि हर प्रकार की जो भी फैसिलिटी दी जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा, उसमें गुणवत्ता होनी चाहिए, यानी कि गुणवत्ता शिक्षा और हर चीज की समानता होनी चाहिए। तो इस चीज पर फोकस करना ज्यादा बेहतर है। तो ये जो एडिटोरियल इसमें देखा हमने कि कैसे जो पीपीपी मॉडल है ये हेल्थ को भी प्रभावित कर रहा है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज की तरफ। हाँ, तो नेक्स्ट न्यूज क्या हमारी ये है, इस न्यूज में क्या कहा गया है, टाटा स्टील गेट्स $1.4 बिलियन लीगल नोटिस ओवर नीदरलैंड्स इन्वायरमेंट हिट, यानी कि सॉरी ये डॉलर नहीं यूरो है, यूरोपियन करेंसी यूरो। इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो टाटा स्टील है उनको एक नोटिस मिला है
जो टाटा स्टील के नीदरलैंड्स में पर्यावरण संबंधी मामला चल रहा है उसमें कंपनी को लगभग 14,000 से 15,000 करोड़ रुपए का कानूनी नोटिस दिया है, यानी कि मुकदमा दायर किया गया। मामला क्या है, पर्यावरण और स्वास्थ्य नुकसान के आरोप से जुड़ा हुआ है। पूरी तरह से अगर हम देखें तो नीदरलैंड की एक गैर सरकारी कंपनी जो है एनजीओ, जिसका नाम है SFW, यानी कि स्टिचिंग हाँ स्टिकिंग फ्रीजे विंड .नु फॉर पोल्यूटिंग, यानी कि ये इन्वायरमेंट को पोल्यूशन करने के लिए। इसके अलावा टाटा स्टील की नीदरलैंड्स में दो कंपनियां, टाटा स्टील जो है नीदरलैंड बीवी और टाटा स्टील जुमिडन बीवी, तो ये जो दो कंपनियां हैं इनके खिलाफ 1.4 अरब यूरो का कानूनी नोटिस जो है वो दाखिल किया गया। आरोप क्या लगाया गया है कि ये जो टाटा स्टील की जो फैक्ट्री हैं इससे निकलने वाली जो हानिकारक गैसेज है वो काफी ज्यादा इन्वायरमेंट को वहां पर नुकसान पहुंचा रही हैं। इसके अलावा जो आसपास के लोग हैं उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है, पर्यावरण को लेकर नुकसान पहुंच रहा है, लोगों के रहने या फिर जीने की जो गुणवत्ता है वो कम हो रही है, घरों की कीमतें कम हुई हैं। तो ये जो मुकदमा है वेल्से नूड क्षेत्र के जो निवासी हैं उन पर आधारित है। तो इस क्षेत्र में ये जो यहाँ वहां पर टाटा स्टील की ये जो कंपनी है वहां पर एस्टेब्लिश की गई है, उससे जितनी भी गैसेस निकलती है, जो धुआं निकलता है जहरीला, उससे लोगों की सेहत को यानी कि स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच रहा है। तो इसी तरह काफी ज्यादा ये उन पर आरोप लगाया गया। अब आप दोस्तों यही से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में हजारों ही ऐसी कंपनियां होती हैं जो ऐसे गैसेस, जहरीली गैसेस, धुआं जो है वो बाहर निकालती हैं। तो इससे क्या वहां के आसपास के लोगों को नुकसान नहीं हो रहा होगा? बिल्कुल हो रहा होगा, है ना। तो इसी तरह ये जो है वहां की जो, अगर हम किसी और देश की बात करें तो वहां की जो सरकारें हैं, स्पेशली जो डेवलप्ड नेशन है, उनकी सरकारें ऐसी चीजों पर ध्यान बहुत अच्छे से, यानी कि वो ध्यान देना जरूरी समझती, इसी वजह से ऐसे नोटिस जो है कंपनी को निकाल दिए जाते हैं। इसके अलावा ये जो मुकदमा है, ये जो केस है नीदरलैंड के कलेक्टिव सेटलमेंट ऑफ मास क्लेम्स एक्ट के तहत दायर किया गया, जो कि सामूहिक मामलों को संभालने का एक कानूनी ढांचा है। इसके अलावा यहाँ पर इस केस के जरिए, ठीक है, इसके अलावा ये जो मामला है इसको दो चरणों में ये पूरे केस को देखा जाएगा। सबसे पहले एडमिसिबिलिटी, यानी कि दावे को स्वीकार्यता करना, ये जो दावा है उसको स्वीकार किया जाना कि ये दावा सही किया जा रहा है या फिर गलत। इसके अलावा मेरिट्स, यानी कि मामले की जांच की जाती है, और हर एक चरण में अगर हम देखें 2 से 3 साल या फिर उससे अधिक समय भी लग सकता है। इसके अलावा टाटा स्टील ने दावा क्या किया इस चीज पर कि उन्हें सभी सबूत नहीं मिले हैं, जो दावे किए में अप्रमाणित है, अटकल आधारित है, कंपनी के पास मजबूत बचाव के तर्क भी मौजूद है, अदालत में वो अपना डिफेंस करेंगे। तो इसी तरह ऐसा कहा जा रहा है। इसके अलावा ये पहला आरोप नहीं, 2024 में भी ऐसा नीदरलैंड की जो पर्यावरण नियामक है उसने टाटा स्टील को एनुअल उत्सर्जन मानकों का उल्लंघन करने पर लगभग 27 मिलियन यूरो का जो जुर्माना देने की चेतावनी भी दी थी, यानी कि इससे पहले भी एक मामला दर्ज किया जा चुका है 2024 में। तो इसी तरह ये हम देख रहे हैं न्यूज, जो पर्यावरण को ध्यान में रखकर जो नीदरलैंड है वहां की सरकार, गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे नोटिस निकाले जाते हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज की तरफ। ये जो हमारी न्यूज है, न्यूज क्या आ रही है आपको जैसे पता ही हम सभी को कि अभी बांग्लादेश में भारत को लेकर काफी ज्यादा एक तरह से हम देखें, भारत और बांग्लादेश के लगातार तनाव बढ़ते जा रहे हैं। यानी कि हमने बांग्लादेश को आजादी दिलाई, लेकिन अब बांग्लादेश जो है वो भारत का एक तरह से दुश्मन बन चुका है। इंडिया फ्लैग्स अटैक्स ऑन माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश, भारत ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक पर जो हमले हो रहे हैं उनको लेकर चिंता जताई है। तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री कंडेम्स द किलिंग ऑफ दीपू चंद्र दास इन मयनमिंग सिंह सिटी जो है, माइमन सिंह सिटी जो है उसमें दीपू चंद्र दास जो हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते थे उसकी हत्या कर दी गई थी, और उसको मतलब काफी ज्यादा बहुत ही ज्यादा गलत तरीके से उसकी हत्या हुई। तो उसको लेकर भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री उन्होंने इस पर जो है चिंता व्यक्त की है। रिपोर्ट्स क्लेमिंग ओवर 2900 इंसिडेंट्स टू ऑफ वायलेंस अगेंस्ट माइनॉरिटीज कांट बी ब्रश्ड असाइड, इट सेज, यानी कि जो रिपोर्ट है उसमें बताया जा रहा है करीब 2900 यानी कि 3000 के करीब जो लोग ऐसे इंसिडेंट देखे गए हैं जहां पर अल्पसंख्यक पर माइनॉरिटीज पर हमले किए गए। न्यू दिल्ली reiterates a call for inclusive election, indicating opposition to bearing any political party.
तो इसी तरह जो न्यू दिल्ली है यानी कि भारत की, वो ये चाहती कि वहां पर शांतिपूर्ण जो है इलेक्शन हो जाए, फ्री फेयर इलेक्शंस होने चाहिए वहां पर। लेकिन इससे पहले हम पूरे मामले को समझते हैं। बांग्लादेश में जो धार्मिक अल्पसंख्यक, खास करके हिंदू, ईसाई, बौद्ध समुदायों के लोगों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसमें भीड़ के द्वारा यानी कि मॉब लिंचिंग की जा रही है, जिसमें जो है हमने देखा कि सबसे बड़ा मामला तब सामने आता है जब दीपू चंद्रदास की हत्या कर दी गई थी, जो कि एक हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। इसके अलावा कुछ स्रोतों के अकॉर्डिंग ये भी बताया जा रहा है कि 2900 से अधिक ऐसे मामले सामने आए हैं। भारत ने क्या कहा इस पर? ये जो लगातार होने वाली शत्रुतापूर्ण गतिविधियां, यानी कि एक तरह से ये कहा जा रहा है कि लगातार ऐसे जो केसेस सामने आ रहे हैं, घटनाएं, ये भारत के लिए काफी गंभीर विषय बना हुआ है। उधर हम देखते हैं कि बांग्लादेश की अभी जो वहां पर इंटरम सरकार है, यानी कि वहां पर जो अंतरिम गवर्नमेंट है मोहम्मद यूनुस की, तो उसके द्वारा क्या है, मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है उसके द्वारा एक तरह से चाइना की तरफ झुकाव बढ़ता जा रहा है, उधर पाकिस्तान की तरफ। तो भारत के लिए ये चीज भी खतरा बना हुआ है। ऐसी घटनाओं को राजनीतिक हिंसा या फिर मीडिया की बढ़ाने चढ़ाने वाली रिपोर्ट कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जो भारत सरकार का कहना है। आरोपियों को न्याय के कटघरे में लाना चाहिए और भारत इस स्थिति पर बारीकी से नजर रखता है। भारत ने और क्या कहा? गलत या भ्रामक बयानबाजी को स्वीकार नहीं करता जो इन घटनाओं के पीछे लगाए जाते हैं। इसके अलावा कूटनीतिक प्रतिक्रिया क्या है? भारत बांग्लादेश सरकार से अल्पसंख्यक की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की अपेक्षा करता है कि वहां पर जो माइनॉरिटीज है उनके लिए ठोस कदम उठाए जाए उनकी सुरक्षा के लिए। अगर स्थिति इसी तरह बढ़ी रही तो दोनों देशों के बीच जो राजनीतिक संबंध है वो भी बिगड़ने शुरू हो जाएंगे, लगातार तनाव बढ़ जाएगा। भारत ने यह भी कहा है कि बांग्लादेश में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, समावेशी चुनाव होने चाहिए और भारत इस चीज का समर्थन करता है। इसके अलावा अभी माहौल क्या, वहां पर कुछ महीनों से बांग्लादेश में उथल पुथल मची हुई है। हिंदू और जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय हैं उन पर हमले की खबरें सामाजिक तनाव को भी दर्शाती हैं। तो इसी तरह भारत ने बांग्लादेश पर जो हमले हैं उनको लेकर काफी ज्यादा अपनी एक तरह से चिंता व्यक्त की है, चिंता दिखाई है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो भारत जो है वो बांग्लादेश के साथ पूरी तरह से अपने संबंधों को खत्म कर सकता है। इसके अलावा ये जो बयान है दोनों देशों के बीच कूटनीतिक बातचीत, भविष्य की बातचीत पर भी प्रभाव डालते हैं। यानी कि इससे पता चलता है कि अगर ऐसी सिचुएशन बनी रही और जो मोहम्मद यूनुस है उनका झुकाव लगातार चीन, पाकिस्तान की तरफ रहा तो भारत क्या करेगा फिर? भारत जो है वो बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को पूरी तरह से खत्म कर लेगा। तो इसी तरह ये हमारी आज की लास्ट न्यूज थी। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। अर्लियर दिस वीक विच सैटेलाइट बिकेम द हैवीएस्ट पेलोड लॉन्च्ड बाय द LVM-3 फ्रॉम इंडियन सॉइल, यानी कि भारत के जो हम देखते हैं इसरो से कौन सा ऐसा जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया है जो सबसे बड़ा, यानी कि आज तक का, या फिर अगर हम देखें सबसे या पूरी अगर हम जितने भी सैटेलाइट लॉन्च किए उसमें जो सबसे बड़ी पेलोड क्षमता वाला ये सैटेलाइट लॉन्च किया है, तो उसका नाम क्या है? तो आपने बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, A, B, C और D। और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, नहीं तो आपको कल के जो सेशन है उसमें इसका आंसर मिल जाएगा। दोस्तों आज का हमारा द हिंदू का सेशन इतना ही था। मिलते हैं हम अपने कल के द हिंदू के सेशन में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।